हेलो स्टूडेंट, आज फिर से हम क्लास में हमारे जो एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें ही करेंगे। तो हमने पिछली क्लास में 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, तो हम आज आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है अगला, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है जब। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है जब मतलब कि कंडीशन की बात की गई है। क्या होता है? वह अध्यापक को बच्चों के प्रति लापरवाह बना देता है, वह अध्यापक को दर्शन शास्त्र और सामाजिक विज्ञान के प्रति उपेक्षित बना देता है, वह आवश्यक पर्यावरण को दूर रखता है, या फिर वह अध्यापक को अधिगम के नियम और प्रतिक्रियाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद किस तरह से करता है? वह अध्यापक को अधिगम के नियम और प्रक्रियाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का चौथा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए कि, मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि जो आपके स्टूडेंट है उनका जो विकास है, संवेगात्मक विकास, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो यदि उसमें संवेग का विकास करना है तो आपको उसके साथ अच्छे से बिहेवियर करना होगा, अच्छे से बात करना होगा, उसको प्रेम से बातें समझानी होगी। तो वही हमारा आंसर यहाँ पर निकल आएगा, वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम व स्नेह विकसित करे। ठीक है, ना कि शिष्य के माता पिता का स्थान हड़पने की कोशिश करें। ठीक है, और शिष्य की शरारत के प्रति भी प्रेम ना दिखाएं, चुनिंदा शिष्यों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार, ये सभी गलत होंगे। क्या सही होगा? सही होगा, वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम व स्नेह विकसित करे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या अध्ययन करता है? आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, चेतना का असीमित परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, या फिर मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। देखिए, वर्तमान में हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं तो वर्तमान में जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह व्यवहार की बात करता है। ठीक है, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है, मतलब कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है, वह किस तरह से बातें कर रहा है, किस तरह से सीख रहा है, इन चीज़ों का शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, यहाँ पर पूछा गया नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे तो क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ने में ही गलती करते थे। वहाँ पूछा गया नहीं और आप बता रहे हो हाँ वाला उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, जो बात यहाँ पर गलत है वह आपको बतानी है। शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्य के प्राप्त करने के तरीके के बारे में नहीं बताता। देखिए, यहाँ नहीं पूछा है और ये क्या बोल रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान हमें शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के तरीके के बारे में नहीं बताता, जबकि बताता है। ठीक है, यही कथन गलत है। बाकी के कथन देखते हैं हम। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के विकास की विभिन्न स्तरों पर हमको उसकी योग्यताओं तथा सीमाओं से परिचित कराता है। शिक्षा मनोविज्ञान की क्रियाएं केवल कक्षा परिस्थिति तक सीमित नहीं है, और शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के नियम और सिद्धांत स्थापित करता है। तो ये तीनों ही बातें सही है। यहाँ पर ये जो बात बताई गई ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है। जबकि क्या होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान हमें शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के तरीके के बारे में बताता है। ठीक है, कि आप किस तरह से आपके उद्देश्य शिक्षा में प्राप्त कर सकते हो। तो आंसर इसका होगा पहला वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के बिना अपना अध्यापन पूरा कार्य कर सकता है। एक अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के बिना अपना कार्य पूरा कर सकता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति को निम्नताओं और शिक्षा की समस्याओं के हल से गहन रूप से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन की उपेक्षा करता है। शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों की केवल कतिपय तथ्य और सूचनाओं को रटकर याद कर लेने में मदद करता है, या फिर शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांत और नियमों का निर्धारण नहीं करता है। तो आंसर होगा इसका पहला वाला, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति को निम्नताओं तथा शिक्षा की समस्याओं के हलों से गहन रूप से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। देखिए यहाँ पर भी पूछा गया सही नहीं है, तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सही नहीं है। जो बात हमें यहाँ पर गलत दिखेगी वही हमारा आंसर होगा। शिक्षा मनोविज्ञान भौतिक शास्त्र या गणित की तरह एक शुद्ध विज्ञान है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र एक अध्यापक के लिए उसके अध्ययन की आवश्यकताओं को स्पष्ट करता है। ये बात तो सही है। शिक्षा मनोविज्ञान अपने अध्ययन की विधियों में से एक है। हाँ, सही है। शिक्षा मनोविज्ञान एक अधिगम के सिद्धांत और निगम स्थापित करता है। ये भी सही है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो भौतिक शास्त्र या गणित की तरह एक शुद्ध विज्ञान नहीं है। ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती है। शिक्षार्थियों की त्रुटियां किस ओर संकेत करती है, मतलब कि जो बच्चे हैं वे कुछ गलती कर रहे हैं, तो ये किस ओर संकेत कर रहा है, क्या बच्चों की गलती है। ठीक है, ये वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है, सीखने की अनुपस्थिति या फिर शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर। देखिए सीखने पर सामाजिक आर्थिक स्तर का कोई प्रभाव नहीं होता है। यांत्रिक अभ्यास मतलब कि रटना कोई मायने नहीं रखता है। कैसे सीखते हैं, ये भी बात सही नहीं है। सीखने की त्रुटियां क्यों होती, क्योंकि वह सीखने में उसका पूरा ध्यान नहीं है। सीखने की अनुपस्थिति, तो प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां सीखने की अनुपस्थिति की ओर संकेत करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। मतलब कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला, मतलब कि शिक्षा के द्वारा आप सीखने पर बल दे रहे हैं। ठीक है, बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। कौन सा हो सकता है, बाल केंद्रित पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित कर अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, या फिर परीक्षा परिणामों पर केंद्रित। देखिए परीक्षा परिणामों पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, रटना भी नहीं होना चाहिए, और अग्र शिक्षण तकनीक अपनाने से भी कुछ नहीं होता। सिर्फ बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर ही आप कुछ भी बच्चों को सिखा सकते हैं। मतलब कि बालक पूरी तरह से सेंटर में होना चाहिए। आप किसको सिखा रहे हैं, बालक को, तो आपको सिर्फ उसी पर ध्यान देना होगा कि ये बालक किस तरह से सीखेगा, क्या चीज़ों को समझेगा, इसे किस तरह से समझना अच्छा लगता है। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम बालक को सिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने आप से कभी प्रश्न के उत्तर नहीं लेती है। ठीक है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब कि यहाँ पर एक टीचर है जो कि कभी भी डायरेक्ट उत्तर नहीं देती है। वे बच्चों को ग्रुप में बिठाती है और उनसे आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए कहते हैं। बच्चे आपस में बात कर ही, चर्चा करके ही आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह का सिद्धांत हो गया, ये किस तरह का सिद्धांत हो गया। क्या यह सीखने की तत्परता है, क्या यह अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन के कारण है, क्या ये एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना है, या फिर सक्रिय भागीदारिता। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो बच्चे हैं वे सक्रिय रूप से भागीदार हैं। अपनी भागीदारी दिखाते हुए वे सब एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं और फिर एक दूसरे की बातों को सुनते हुए आंसर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर होगा सक्रिय भागीदारिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है। देखिए अभी हमने यहाँ पर देखा कि सामूहिक गतिविधि हो रही थी, यहाँ पर भी सामूहिक गतिविधि में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं या फिर भूमिका निर्वाह। ठीक है, यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए बच्चे ग्रुप में हैं तो वे क्या सीख रहे हैं, सामाजिक गतिविधियाँ सीख रहे हैं ना। सामूहिक गतिविधियों के रूप में क्या हो रहा है, वह सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम सीख रहे हैं। मतलब कि जिस तरह हम बड़े लोग समाज के बीच में रहकर कार्य करते हैं, वैसे ही वे भी एक साथ रहकर कुछ कार्य कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान की दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि टीचर जो है वो बच्चों को किस तरह से पढ़ा रही है। टीचर जो पढ़ा रही है वह उनने कोई टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, तो वह उस टॉपिक को पिछला जो किसी और सब्जेक्ट में टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड करके पढ़ा रही है। ठीक है, तो इससे किस चीज़ को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो इससे बढ़ावा मिलता है कि उन्होंने जो पहले जो सीखा है या दूसरी क्लास में जो सीखा है उससे उस चीज़ का रिलेशन बनाने में उसको सहायता मिल रही है। जैसे कि मान लो पिछली क्लास में उन्होंने पर्यावरण के बारे में पढ़ा है और अगली क्लास में वो दूसरी क्लास में
जल प्रदूषण या फिर और किसी प्रदूषण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये एक दूसरे से संबंध स्थापित करना जरूरी है कि जल प्रदूषण होगा तो पर्यावरण प्रदूषण भी कहीं ना कहीं होगा। तो इससे क्या हो रहा है, ज्ञान के सह संबंध एवं अंतःकरण को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए नहीं बुलाया जा सकता है। ये जो 2009 का नियम है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिनियम था 2009 का, इसमें जो टीचर होते हैं उनकी ड्यूटी कौन से सरकारी काम में नहीं लगाई जा सकती। जैसे कि हम देखते हैं कि चुनाव जब होते हैं तो वहाँ पर टीचर्स की ड्यूटी होती है। ठीक है, मान लो कोई आपदा हुई है तो वहाँ पर इमरजेंसी के रूप में टीचर्स की ड्यूटी लगा सकते हैं आप। ठीक है, और जनगणना में भी जो कार्य होता है वो सब टीचर ही करते हैं, जनगणना का कार्य। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा पल्स पोलियो कार्यक्रम। क्यों, क्योंकि देखिए पल्स पोलियो कार्यक्रम में जो ड्यूटी होती है वो जो अस्पताल का जो स्टाफ होता है उन्हीं लोगों की होती है। ठीक है, तो जो टीचर्स की जो ड्यूटी लगाई जाती है वे जनगणना कार्य में लगाई जाती है, चुनाव कार्य में लगाई जाती है और आपदा राहत कार्य में भी लगाई जाती है। बाकी पल्स पोलियो कार्यक्रम में टीचर्स की ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया। मतलब कि यहाँ पर भी 2009 के अधिनियम की बात की गई है कि कौन सी चीज़ पर बल नहीं दिया गया। ठीक है, अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना, तो ये तो होता ही है। देखिए बालकों को शिक्षा दी जाएगी तो अध्यापकों को प्रशिक्षित किया ही जाएगा। घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, मतलब कि जो बालक स्कूल नहीं आ पा रहे उन्हें भी स्कूल में प्रवेश दिया जाए, ये भी होगा। शैक्षिक कैलेंडर को निर्धारित करना, तो ये तो होता ही है कि आपको साल भर किस तरह से पढ़ाना है और कौन कौन सी एग्ज़ाम लेना है, क्या करना है। बाकी जो 14 वर्ष के बाद की शिक्षा की व्यवस्था है वो जो है 2009 के अधिनियम में नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो बालकों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम का अधिकार का जो अधिनियम है उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। यह कथन किसका है? कहा गया है शिक्षा जो है मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता की परिपूर्णता का विकास करती है। ठीक है, परिपूर्णता से विकास करती थी। कथन किसका? ये कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। चलिए अगला क्वेश्चन और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि हम 15 क्वेश्चन ही हर क्लास में सॉल्व करेंगे और उसके बाद आपको इनका रिवीजन करते रहना है। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें है। यहाँ पूछा गया है परीक्षा के स्थान पर। ठीक है, परीक्षा के स्थान पर कौन सा तरीका अच्छा है बच्चों के बारे में जानने का, क्योंकि परीक्षा में तो सिर्फ क्या होता है वो जो लिखते हैं उसी का हमें पता लगता है। ठीक है, साल भर उन्होंने क्या किया, उनका बिहेवियर कैसा है, इसके लिए क्या उपयुक्त है, यह पूछा गया सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए। तो क्या उपयुक्त है? ठीक है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। जी हाँ, किया जाता है। सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन ये भी किया जाता है। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है। जी हाँ, सतत और व्यापक से क्या अर्थ है? सतत और व्यापक से अर्थ है कि बच्चा साल भर जो जिस तरह से एक्टिविटी करता है क्लास में, स्कूल में, उसका जिस तरह से बिहेवियर होता है, वो जिस तरह से पढ़ाई करता है, जिस तरह से अन्य दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ बातें करता है, ये सब सतत और व्यापक क्षेत्र मूल्यांकन में आता है। तो ये तीनों ही चीज़ें जो है वो उपयुक्त होती है परीक्षा के स्थान पर। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था और आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप कमेंट कर बताइए कि आपको थ्योरी पढ़ना है या फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। यदि आपको थ्योरी भी पढ़ना है तो हम वो भी कोशिश करेंगे कि आपको जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र के टॉपिक है उनकी थ्योरी भी कवर करवा सकें।